हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम की क्लास में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देखा था, वैसे ही ईवीएस के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में और टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी, बहुत से कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने जीबीटी कमीशन के लिए जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप जो है वो जीबीटी साइकोलॉजी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सारी की सारी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं और यहाँ तक जो है पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले उन क्लासेस को देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे जो है इस चीज़ को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 to 8 AM के बीच में आपको क्लास देखने को मिलती है। और अब जो है वो जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम का जो है वो टाइम है, तब तक जो है वो आपको एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में क्लास देने की मैं कोशिश करूँगी। मॉर्निंग में तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इवनिंग में भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक क्लास में जो है वो इवनिंग में भी जो है वो देखने को मिले। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम जो है वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो सबसे पहले पर्सपेक्टिव एंड पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, आपका सबसे पहला जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि क्या पर्सपेक्टिव है आपका, क्या परिप्रेक्ष्य है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज को लेके, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखो, पेडागोजी वर्ड आपने देखा है, तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है? पेडागोजी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग आपकी, कि जैसे बोलते हैं ना, आपको बच्चे की पेडागोजी समझ में आनी चाहिए, यानी कि आपको बच्चे के बारे में चीज़ें समझ में आए, उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पे, कि जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है इसका मतलब क्या है? पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मतलब क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज हो आपको, सिर्फ आपको जो है वो टीचिंग के मेथड्स की नॉलेज हो, या आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो हो, साथ में आपको ये भी पता हो कि हाउ टू टीच इट, उसको कैसे पढ़ाना है, या सिर्फ आपने क्लासरूम को कंट्रोल करना है, ये पेडागोजिकल कंटेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिए। तो मैंने क्या कहा, पहले ही मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ कि एक तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि क्या आप पढ़ा रहे हो, है ना, और उसको कैसे पढ़ाना है। आपको जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ानी है वो चीज़ होती है। क्यों बोला जाता है कि टीचिंग के लिए आपको जेबीटी या डीएलएड की होनी चाहिए या बीएड होनी ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को पेडागोजी का नॉलेज होता है, आपको वो सब्जेक्ट है कि किस तरीके से बच्चे को आपने पढ़ाना है, वो आपको माइक्रो टीचिंग के अंदर सिखाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट प्लस हाउ टू टीच इट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा, मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चन बोला गया है कि मैथमेटिक्स टीचिंग शुड फोकस ऑन, मैथमेटिक का जो अध्ययन है, जो टीचिंग है, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाली होनी चाहिए? रटने पर फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फॉर्मूला लर्निंग होनी चाहिए, या होमवर्क? ओनली हमेशा आपने निगलेक्ट करने की कोशिश करनी है कि ओनली हमने करना ही नहीं है। तो मैथमेटिकल टीचिंग का मतलब क्या है? अगर आप मैथ्स की किसी को अध्ययन करवा रहे हो तो उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। सिर्फ ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट को, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक्स टीचिंग एम्फेसिस। हम बोलते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, या कोई भी प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक्स की टीचिंग है वो किस चीज़ के एम्फेसाइज होनी चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करने वाली होनी चाहिए? तो वो स्टूडेंट की एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फोकस करने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चाइल्ड सेंटर्ड में मेन फोकस ही क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? रचनावादी दृष्टिकोण कहेंगे।
है ना। रचनावादी दृष्टिकोण का या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा होता है एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, जहाँ पर बच्चा चीज़ों को क्रिएट करता है, बच्चा चीज़ों की रचना करता है, चीज़ों को खुद लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मैथ्स में मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपनी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, बिल्ड करता है। चाइल्ड बिल्ड ओन अंडरस्टैंडिंग, बच्चा जो है खुद की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, गुड मैथमेटिक्स टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम। जो बच्चे का एक अच्छा जो गणितज्ञ अध्ययन होता है, शिक्षण होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि आप उसको डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज दे दोगे, प्रायर नॉलेज देखोगे, बच्चे की पिछली नॉलेज, ओनली सिलेबस, ओनली एग्जाम क्वेश्चंस दोगे, तो आप पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को देखोगे, उसको कोई फॉर्मूला पता है कि नहीं, उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं, फिर आप उसको सिखाओगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एड्स इन मैथ्स हेल्प इन। हम बोलते हैं कि टीचिंग एड, आपने मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कहीं पर भी अगर आप बात करो तो वहाँ पे टीचिंग एड की ज़रूरत होती है ना। बच्चे को टीचिंग एड अगर दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग एड्स इन मैथ्स। आप गणित में कौन सा जो है उसको टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो। आप उसको मैप सिर्फ अबेकस का, चौक का, अटेंडेंस रजिस्टर का। तो अवेकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा इस तरीके की कुछ उसमें जो है वो रिंग्स होते हैं, आपने यहाँ पे जो अगिनती सिखाने के लिए बच्चे को दिए जाते हैं रिंग्स डालने के लिए, तो वो अवेकस होता है। ये आप मैथ्स में यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन। तो गणितज्ञ लर्निंग जो है, शिक्षण जो है, वो कब इफेक्टिव होगा, जब स्टूडेंट आपका पैसिव होगा, निष्क्रिय होगा, या जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ टीचर बोलेगा या वो सिर्फ नोट्स को लिखेगा। तो आपका कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की जो लर्निंग है वो कब प्रभावी होती है, जब जो है वो बच्चा आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एरर एनालिसिस हेल्प टीचर टू। अगर आप जो है वो एरर को एनालाइज करते हो, है ना, यानी कि उसका विश्लेषण करते हो, एरर्स को फाइंड आउट करते हो, उनको एनालाइज करते हो कि कहाँ पे एरर है, कैसे एरर है ना, कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो एरर एनालिसिस जो है वो टीचर को हेल्प करता है बच्चे को पनिश करने के लिए, या फिर मिसकंसेप्शंस जो हैं उनको समझने के लिए, या मिस्टेक्स को इग्नोर करने के लिए, या सिलेबस को घटाने के लिए। तो एरर एनालिसिस जो है वो टीचर की हेल्प करता है मिसकंसेप्शंस को जो है वो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि वो बच्चे को फिर हेल्प कर सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपने स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट भी देखा होगा। तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या है। स्पाइरल करिकुलम ये एक टाइप की टीचिंग होती है, या फिर रिविजिटिंग कॉन्सेप्ट रिपीटेडली। जैसे आप देखते हो ना, आपका मान लो कि आपके जो है वो 10 लेसन्स है। अब 10 लेसन्स में से आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे 5 आने हैं और सेकंड में आपको 5 आने हैं। तो आप इन 5 को कंप्लीट कर चुके हो, अब आप रिवीजन कर रहे हो, बार बार रिवीजन करते हो, बार बार रिवीजन करते हो। यानी कि जब रिविजिट किया जाता है कॉन्सेप्ट्स को लगातार, उसे स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेबस में चीज़ें गिवन है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, गणित का जो गणितीय तर्कना क्या है, एल्जेब्रिक थिंकिंग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है। गणितीय तार्किकता जो है वो कैसे डेवलप होती है या विकसित होती है, हैबिट्स को गेस करके, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू, या मेमोराइज करके सिर्फ, या डर के माध्यम से। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है जब आप क्या करते हो, लॉजिकली थिंकिंग करते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप सोचते हो, समझते हो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न रिकॉग्निशन। आपने पैटर्न की पहचान करते हो, तो ये लर्निंग में हेल्प करती है किस चीज़ में, सिर्फ ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, ड्राइंग करने में, रीडिंग के लिए। तो पैटर्न को पहचान रहे हो आप, जैसे आपने देखा होगा ये 2 है, 4 है, 6 है, तो आप पैटर्न को पहचान रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो ये अलजेब्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलजेब्रा टीचिंग शुड बिगिन विथ। अलजेब्रा
टीचिंग जो है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया इसमें कुछ पैटर्न होते हैं, तो ये पैटर्न्स एंड नंबर रिलेशन से शुरू होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अगर आपने मिसिंग नंबर है बीच के, उनको आपने फाइंड आउट करने हैं, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मिसिंग नंबर है, तो ये भी अलजेब्रा थिंकिंग के क्वेश्चन को है डेवलप करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स मेनली डेवलप। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये लैंग्वेज को डेवलप करती हैं, एप्लीकेशन एबिलिटी को करती हैं, ड्राइंग स्किल्स को करती हैं, ओनली मेमोराइजेशन को, स्मरण को। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके मतलब कोई चीज़ है, इसमें कहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, तो ये एप्लीकेशन की एबिलिटी को डेवलप करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल पजल है, जहाँ पे आपका लॉजिक यानी कि आपका जो दिमाग यूज़ हो रहा है मैथ्स में, वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, तो जहाँ पे लॉजिकल पजल जो है वो मैथ्स में बात कर रहे हैं, वो हेल्प करता है आपको अपनी चीज़ों को क्या करना है, दिमाग से सोचना है, थिंकिंग करने पे जो है, ये रीजनिंग की डेवलपमेंट करने में जो है ये हेल्प करता है आपका लॉजिकल पजल जो है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रीजनिंग डेवलपमेंट होगी इससे। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, सामान्यीकरण। तो ये जनरलाइजेशन जो है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा के लिए, सिंगिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पेंटिंग के लिए। तो ऑब्वियसली जनरलाइजेशन में आप जनरलाइज करते हो, उनको सामान्यीकृत करते हो कि यहाँ पे ये डिजिट है तो यहाँ आनी चाहिए, तो ये अलजेब्रा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल प्रूफ मेनली यूजेस। आप मैथमेटिकली प्रूफ यूज़ करते हो तो कहाँ पे, गेस करने के लिए, लॉजिकल स्टेप्स के लिए, रैंडम आंसर के लिए, ड्राइंग के लिए। तो लॉजिकल स्टेप्स किसके बाद कौन सा स्टेप आना चाहिए, मैथमेटिकल प्रूफ, इसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैटर्न है, जैसे 2 4 6 8, ये हेल्प करता है स्टूडेंट को किस चीज़ को सीखने के लिए, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये एल्जेब्रिक जो रिलेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिमेशन, हम बोलते हैं ना एस्टिमेट लगा दो, तो एस्टिमेशन स्किल हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ओनली नहीं जाएंगे, चेकिंग रिजनेबलनेस, आप रिजनेबलनेस देखते हो, एस्टिमेट लगाते हो, रिजनेबिलिटी देखते हो उसका कि ये रिजनेबल है भी कि नहीं है, इग्नोर करने के लिए मैथ्स को, रीडिंग स्पीड के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टिमेशन स्किल जो है वो हेल्प करता है चेकिंग रिस्पॉन्सिबलनेस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्या दिया है आपके पास, यहाँ पे ज्योग्राफी के शेप्स एंड जो आपका स्पेस है इसके बारे में बात करेंगे। तो ज्योग्राफी टीचिंग शुड बिगिंस विथ, जो ज्योग्राफी की टीचिंग हम करवा रहे हैं वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, तो ये भी आपके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से शुरू होनी चाहिए। आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके जो है रियल लाइफ की चीज़ों को देखते हुए आपको जो है उनको जो है ज्योमेट्री सिखानी है, जैसे ट्रायंगल शेप है या सर्कल सिखाना है, चूड़ी का एग्जाम्पल ले लिया, टाइल का एग्जाम्पल ले लिया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिगर्स के बारे में आपने देखा होगा। तो 3D ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या है, तो 3D है आपके पास क्यूब, आपका ट्रायंगल, लाइन, एंगल, ये सारे आपके 2D हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 3D का मतलब है जिसकी आपके पास जो है वो लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ सारी चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसे 3D बोलेंगे। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी हेल्प्स टीच। पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी आपको किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, आपको सिमेट्री बनाने के लिए हेल्प करती है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 10 ग्राम एक्टिविटी डेवलप्स। ये जो 10 ग्राम एक्टिविटी होती है मैथ्स के अंदर, ये किस चीज़ को डेवलप करती है, लैंग्वेज को, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि आपको पोजीशंस बताती है स्थान के बारे में, या सिंगिंग या मेमोरी। तो 10 ग्राम एक्टिविटी जो है वो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो विकसित करती है, स्थानिक समझ हम बोलेंगे कि आपको स्थान की समझ ये विकसित करती है। नेक्स्ट है ड्राइंग शेप्स इम्प्रूव। आप शेप्स को जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्राइंग शेप्स जो है वो इम्प्रूव करती है आपकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी को, कि आप कैसे विजुअलाइज करते हो किसी चीज़ को, कैसे देखते हो, फिर आप ऐसे ही शेप्स कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हो। विजुअलाइजेशन क्षमता को इम्प्रूव करता है ये। नेक्स्ट है मैप रीडिंग, जो है आप मैप को रीड कर रहे हो, तो ये डेवलप करता है, विकसित करता है
कैसे मैप रीडिंग डेवलप करता है ज्योमेट्री की सेंस को, कि आपने कैसे मैप रीडिंग है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वैसे ही ज्योमेट्री को भी कि कहाँ पर आपने एंगल लगाना है, कहाँ पर लाइन लगानी है, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंस को डेवलप करती है आपकी मैप रीडिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ मॉडल्स इन ज्योमेट्री हेल्प्स। यूज ऑफ मॉडल इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में अगर आप मॉडल का यूज कर रहे हो तो ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग शेप्स इन क्लासरूम इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप शेप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो क्लासरूम के अंदर, है ना, कोई भी शेप्स है, जैसे मैंने बच्चे से बोल दिया कि ये कौन सी शेप है ना, तो वो यहाँ पे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, की बच्चे से एक्टिविटी करवाई जा रही है कि पहचानो कौन सी शेप है। कोई चूड़ी ले गए, कोई उसके पास टाइल दिखा दी कि इनकी शेप्स को बताओ, ब्लैक बोर्ड को बोलो ये कौन सी शेप का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्री लाइन डिवाइड फिगर्स इनटू। जो सिमेट्री लाइन होती है वो फिगर्स को यहाँ पे डिवाइड करती है अनइक्वल पार्ट में, 2 इक्वल हाफ्स में जो है सिमेट्री डिवाइड करती है, 3 पार्ट्स में या रैंडम पार्ट्स में। तो सिमेट्री जो है 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड करती है आपके पास फिगर्स को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेट ऑफ क्यूब हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड। जो नेट ऑफ क्यूब है वो स्टूडेंट को किस चीज़ को समझने में जो है वो हेल्प करता है, तो एरिया और 3D स्ट्रक्चर को समझने में जो है वो हेल्प करता है आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो नेट ऑफ क्यूब है। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम मैथ्स की कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला इसमें, मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है। मैथ्स की बातचीत यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ राइट करते हैं आंसर को या रीजनिंग को, कि हम क्या तर्क लगा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, मेमोराइज करते हैं सिर्फ या सिर्फ कॉपी करते हैं। तो मैथ्स की कम्युनिकेशन में हम एक्सप्लेन करते हैं रीजनिंग को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टीचर क्वेश्चनिंग शुड बी। जो टीचर की क्वेश्चनिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, जब वो क्वेश्चन करता है एक ही आंसर मिले उस चीज़ का, सिर्फ वैसा होना चाहिए या ओपन एंडेड होना चाहिए। तो उसकी ओपन एंडेड होना चाहिए कि बच्चा अपने दिमाग का यूज़ करके वहाँ पे आंसर दे सके। यस नो में नहीं होना चाहिए, ना ही आपका सिर्फ एक ही वो बोल सब एक ही उत्तर दे पाए, उसके आगे कुछ ना बोल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कशन इन मैथ्स क्लास हेल्प। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो मैथ्स क्लास में तो ये किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है। आप कोई चीज़ है, बच्चा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है तो वो नॉइस क्रिएट कर रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, टाइम वेस्ट होगा, कंफ्यूज होगा स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन हेल्प। जो ब्लैक बोर्ड में जो टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहा है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा उसको। ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, सारी चीज़ें आप उसको जो है वो यहाँ पे बता रहे हो। अगर आप बोल के कर रहे हो ना, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सिर्फ डेकोरेट करने के लिए थोड़ा ना होता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में उसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मैथ्स की क्लास में समझाया तो जाता है। नेक्स्ट है पीयर लर्निंग के बारे में। पीयर लर्निंग मैंने आपको बार बार बताया, हर क्लास में हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। पीयर लर्निंग का मतलब है जहाँ पर दोस्तों के साथ में, जो आपके साथी समूह के साथ में लर्निंग हो रही है। तो पीयर लर्निंग का मतलब क्या है, टीचर सिर्फ पढ़ाता है, स्टूडेंट हेल्प ईच अदर, जहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसे पीयर लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैथ्स जनरल राइटिंग इम्प्रूव्स। जो मैथ्स जनरल राइटिंग है वो किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, सिर्फ रटने को, रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग को, ओनली स्पीड को या ड्राइंग को। तो जो मैथ्स के अंदर जो जनरल राइटिंग आप करते हो तो वो रिफ्लेक्शन देता है आपको कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, आपकी समझ को विकसित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मेक्स मैथ्स। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हो तो आपका जो मैथ्स है वो क्या बनता है, मीनिंगफुल बनता है, अर्थपूर्ण बनता है। मीनिंगफुल को हम क्या कहेंगे, अर्थपूर्ण बनता है, यानी कि कोई ना कोई उसका जो है वो अर्थ निकल कर आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल लैंग्वेज इंक्लूड्स। जो मैथमेटिकल गणितीय भाषा है उसमें क्या यूज़ होता है, सिंबल होते हैं आपके, कुछ टर्म्स होती हैं, सिर्फ पिक्चर, सिर्फ नंबर, सिर्फ स्टोरीज, सिर्फ की बात नहीं करेंगे। तो आपके मैथ्स में कुछ क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, है ना, और भी आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स हैं और टर्म्स होती हैं आपके पास। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
शोइंग मल्टीपल सोल्यूशन मैथड हेल्प्स, अगर आप मल्टीपल सोल्यूशन को शो कर रहे हो तो ये मेथड हेल्प करता है। तो ये मेथड हेल्प करता है डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको अलग अलग मेथड से मैथ्स के सम सॉल्व करने सिखाए जा रहे हैं ना, तो उससे गहरी आपकी समझ हो रही है। सिर्फ आप एक ही चीज़ को नहीं सीख रहे हो, अलग अलग तरीके सीख रहे हो उस चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप वर्क इन मैथ्स प्रमोट, अगर आप मैथ्स में ग्रुप वर्क कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका समूह में काम करने की हैबिट होगी, यानी कि कोलैबोरेशन जो है यहाँ पर बढ़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, आपका आकलन और मूल्यांकन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ड्यूरिंग टीचिंग जो है वो असेसमेंट हो रही है, जब आप पढ़ा रहे हो तो छोटे छोटे टेस्ट जो है वो पूरे साल कंटिन्यूटी पे होते हैं, उसे फॉर्मेटिव बोलेंगे। समेटिव असेसमेंट होती है, जो फाइनल एग्जाम में इवैल्यूएशन होती है, उसे हम समेटिव असेसमेंट बोलेंगे। हर जगह पे इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ मैंशनड है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जो लगातार रेगुलरली आपकी जो है वो इवैल्यूएशन हो रही है। तो ट्रैक प्रोग्रेस रेगुलरली, जो आपकी प्रोग्रेस को रेगुलरली जो है वो ट्रैक कर रहा है कि कितनी हुई, कहाँ पे कमी है, कहाँ नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण कहाँ पे होता है, किस चीज़ के लिए होता है, यहाँ पे जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रूब्रिक हेल्प करता है। तो रूब्रिक भी एक तरीके की असेसमेंट के लिए किया जाता है, तो ये असेसमेंट के क्राइटेरिया को क्लियर करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है जैसे हीरोइन का पोर्टफोलियो, उसमें सारे का सारा काम उसका जो है वो बताया जाता है। तो ये होगा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, वैसे ही बच्चे के लिए जो भी उसका काम है उसकी कलेक्शन को पोर्टफोलियो बोला जाएगा। नेक्स्ट है गुड मैथ्स क्वेश्चन पेपर शुड टेस्ट, एक अच्छा जो मैथ का क्वेश्चन पेपर होता है वो क्या टेस्ट करने वाला होना चाहिए, कि उस वो रटने का है कि नहीं, हैंड राइटिंग देखेगा, स्पीड देखेगा या अंडरस्टैंडिंग देखेगा। तो हर एक चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, तो हम उसकी समझ को देखेंगे और उसके प्रयोग को देखेंगे कि उसने कैसे प्रयोग किया है, कितनी उसको उस चीज़ की समझ है। तो एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक शुड बी, तो फीडबैक कब दी जानी चाहिए, प्रतिपुष्टि हमेशा एकदम से दी जानी चाहिए जब भी उसको फीडबैक की ज़रूरत है, और फीडबैक इस तरीके से दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चा क्रिएटिव करे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए फीडबैक, ठीक है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ना, जैसे आपके पेपर हो रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली किस चीज़ को टेस्ट करने वाले होने चाहिए, सब्जेक्टिव फीलिंग की, किसकी कौन सी फीलिंग है, नहीं ये नहीं देखता है। इसमें नॉलेज और क्विक अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्ट उस एक आंसर के ऊपर हम फोकस करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है असेसमेंट शुड बी, जो आपका आकलन है वो कैसा होना चाहिए। तो आकलन आपका डर पर आधारित होना चाहिए या बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बच्चा को ध्यान पे रखा जाए, या लगातार होनी चाहिए असेसमेंट, या फाइनल होनी चाहिए सिर्फ, या रिटर्न होनी चाहिए। तो असेसमेंट जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए और कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए बच्चे का आकलन। जहाँ जहाँ पर उसको जो है वो कठिनाई महसूस होती है वहाँ उस समय पर जो है वो क्या होनी चाहिए, असेसमेंट बच्चे की होती रहे, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास के 50 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए जैसे ही क्लास अपलोड होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।